बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि निलपोटेंट ग्रुप से क्या मुराद है और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसके मुतालिक हम बात करेंगे। ये सारी बात करने से पहले कुछ बुनियादी बातें रिकॉल कर लेना, जान लेना ज़रूरी हैं। इनमें सबसे पहले है कि कम्यूटेटर से हम क्या मुराद लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई हमारे पास ग्रुप हो तो हम यहाँ पर कई तरह की नौइयत की गुफ्तगू कर सकते हैं। इन्हीं में से एक ख़ास किस्म की गुफ्तगू इस तरह से है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, कि अगर हम एक्स वाई कोई से दो एलिमेंट्स ले लें जी में से, तो फिर द कम्यूटेटर ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई के जो एलिमेंट्स हैं इनका जो कम्यूटेटर होगा इज डिनोटेड बाय, किस सिंबल से हम डिनोट करेंगे, ये जो एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा गया एंड इज डिफाइंड एज, और डिफाइन करने की क्या है, डेफिनेशन इसकी किस तरह से बनती है कि कम्यूटेटर ऑफ एक्स वाई बराबर होगा एक्स ज़रब वाई ज़रब एक्स का इनवर्स ज़रब वाई का इनवर्स। ज़रा यहाँ पे आप इस फॉर्मेशन को देख लें कि सबसे पहले एलिमेंट एक्स लिखा जाएगा, फिर वाई लिखा जाएगा, फिर पहले एलिमेंट का इनवर्स लिखा जाएगा और फिर दूसरे एलिमेंट का इनवर्स लिखा जाएगा, यानी कि x ज़रब y ज़रब x इनवर्स ज़रब y इनवर्स। चूंकि जी ग्रुप है और ग्रुप चूंकि क्लोज होता है अंडर बाइनरी ऑपरेशन, तो ऑब्वियस बात है कि इस चारों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट का जो भी आंसर आएगा ऑब्वियसली वो ग्रुप का ही एक एलिमेंट होगा। अब कुछ मेन प्रॉपर्टीज कम्यूटेटर के हवाले से, ये प्रॉपर्टीज हमें सहूलत मुयस्सर करती हैं कि जब भी हम अपनी कैलकुलेशंस में काम करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी कैलकुलेशंस को निस्बतन आसान कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें कि अगर आइडेंटिटी का कम्यूटेटर आइडेंटिटी से ही लिया जाए तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी ही आता है। सेकंड, अगर हम ग्रुप का कोई एलिमेंट x ले लें और इसका कम्यूटेटर हम आइडेंटिटी के साथ लें तो भी आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगी। और तीसरी मेन प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि अगर x कोई एलिमेंट है और उसका इनवर्स x इनवर्स है, तो इनका कम्यूटेटर अगर हम लें, ख्वा x इनवर्स की तरह से चलें या x इनवर्स x के साथ चलें, दोनों सूरतों में जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। ये बात करना इसलिए जरूरी है कम्यूटेटर के मुतालिक क्योंकि निलपोटेंट ग्रुप और सॉल्युबल ग्रुप्स, इन दोनों मामलात में, दोनों तरह के जो ग्रुप्स हैं, यहाँ पे कम्यूटेटर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम ग्रुप ले लेते हैं GS3, जानते हैं हम S3 बराबर किसके होता है, A B, दो जनरेटर होते हैं और रिलेशन कौन कौन से आते हैं यहाँ पर, A क्यूब B स्क्वायर और AB होल स्क्वायर, ये सब 1 के बराबर होते हैं। अब फर्ज कर लीजिए वी वांट टू कैलकुलेट कम्यूटेटर ऑफ AB। कम्यूटेटर ऑफ AB बराबर है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पहले पहला एलिमेंट लिखा जाएगा A इनटू सेकंड एलिमेंट B इनटू इनवर्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट A इनवर्स इनटू इनवर्स ऑफ सेकंड एलिमेंट B इनवर्स। दिस विल बी इक्वल्स टू A इंटू B इंटू A इनवर्स। S3 में हम जानते हैं कि A का इनवर्स होता है A स्क्वायर और B का इनवर्स होता है B, लिहाजा हमने उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली और इसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो देखा कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, A स्क्वायर।
ऑब्वियसली जो आंसर आया है ए स्क्वायर ये S3 का ही एलिमेंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कम्यूटेटर जब भी हम सॉल्व करेंगे दो एलिमेंट्स का, तो चूंकि ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ग्रुप क्लोज होता है, तो लिहाजा उन तमाम एलिमेंट्स की फॉर्मेशन का प्रोडक्ट होगा, जो भी आंसर आएगा वो ऑब्वियसली ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। इसी तरह से फर्ज करें हम कम्यूटेटर निकालना चाहते हैं बी और ए का, यानी कि जगह हमने रिप्लेस की है, बी ए बराबर है फर्स्ट एलिमेंट बी इंटू सेकेंड एलिमेंट ए इंटू फर्स्ट एलिमेंट का इनवर्स बी का इनवर्स इंटू सेकेंड एलिमेंट का इनवर्स यानी कि ए का इनवर्स। फिर वही बात है आगे कैलकुलेशन में देखिएगा, बी का इनवर्स हमारे पास बी है S3 में, ए का इनवर्स हमारे पास ए स्क्वायर है। इनके वैल्यूज को हमने जब सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है ए। अब ये बात बड़ी गौरतलब है कि ए बी का कम्यूटेटर का जो आंसर है वो बी ए के कम्यूटेटर के बराबर नहीं है। यहां से हम इस बात को बखूबी समझ लें कि अगर तो ग्रुप हमारे पास नॉन अबेलियन है तो ए बी के कम्यूटेटर का आंसर बी ए के कम्यूटेटर के बराबर नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता अगर ग्रुप हमारे पास अबेलियन हो तो वहां पर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। इस बात का हमने खास ध्यान रखना है कि कम्यूटेटर्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है। एक तो इनकी फॉर्मेशन को हमें डिस्टर्ब नहीं करना, पहले फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट का इनवर्स आएगा और फिर सेकंड का इनवर्स आएगा, और फिर उसके बाद हम इनवर्सेस की जो वैल्यूज हैं उस ग्रुप में उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। और दूसरी अहम बात, कैलकुलेशंस करते हुए आपने इस बात को खूब देख लेना है कि यहां पर ए बी चूंकि ग्रुप नॉन अबेलियन है तो लिहाजा ए बी होल स्क्वायर जो सा होगा वो बराबर नहीं होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। इसलिए यहाँ पर हम जो सा है इनकी वैल्यूज को अलग-अलग से कैलकुलेट करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस बात में हमने कंफ्यूजन या किसी किस्म की मिस्टेक नहीं करनी है कि जब हम इनको कैलकुलेट करें तो हम इनको स्ट्रेट वे ना लिख दें, बल्कि जो रिलेशन हमें मौजूद हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास S3 के हवाले से a क्यूब बी स्क्वायर और ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सब रिलेशन मौजूद हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हुए अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। और अगली बात कि जब हम कम्यूटेटर को सॉल्व करेंगे तो कहाँ तक सॉल्व करना है, जहां तक कि इसका सिंप्लीफाइड आंसर ना आ जाए। जैसे कि जब हमने कम्यूटेटर ऑफ ए बी को सॉल्व किया तो हमने आंसर इसका क्या निकाला है ए स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाइड आंसर है, इसके बाद हम इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो लिहाजा हमने इसको वहां तक सॉल्व करना है जहां तक हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर ना आ जाए। अच्छा, अब एक और अंदाज देखिएगा इसी हवाले से। अब हमने क्या किया है कि पिछली डेफिनेशन में हमने ग्रुप के दो एलिमेंट्स लिए थे और यहां पर हम ग्रुप के दो सब ग्रुप्स ले रहे हैं ए और बी, और लिख क्या रहे हैं कि लेट ए बी बी एनी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। वी डिनोट, अब हम एक ग्रुप बनाने लगे हैं जिसमें हम कम्यूटेटर ले रहे हैं ए और बी का, यानी कि सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी का। कैसा ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है, किस टाइप के कम्यूटेटर्स ले रहे हैं, ए बी, स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए को और स्मॉल बी बिलोंग करता है कैपिटल बी को। यानी कि इस काम में हम क्या कर रहे हैं कि हम अब यहां पर फिक्स कर रहे हैं पोजीशंस को कि हमने कम्यूटेटर्स में पहला एलिमेंट सब ग्रुप ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट हमने सब ग्रुप बी से लेना है, और उसको हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अ कम्यूटेटर, और उसका जो आंसर भी आएगा उसको हम इसके सेट में लिख देंगे। तो यहां से हमारे पास एक ग्रुप मुयस्सर आएगा, ऑब्वियसली वो जी का सब ग्रुप होगा, और इस ग्रुप को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डिराइव्ड ग्रुप है, डिराइव्ड सब ग्रुप है, और कम्यूटेटर सब ग्रुप दोनों नाम इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये बात जैसे लिखी गई है, द सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स ऑफ अ ग्रुप जी
फॉर्म्स अ सब ग्रुप ऑफ जी, कि जितने भी कम्यूटेटर्स होंगे ग्रुप के, इन तमाम के आंसर्स को हम एक सेट में लिख दें, तो ये जो सेट होगा दरअसल ये जी के लिए एक सब ग्रुप तश्कील देगा। जैसे आप जानते हैं कि जब हम सेंटर ऑफ अ ग्रुप स्टडी करते हैं और जब हम सेंटर का सेट कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो सेट हमारे पास आता है वो हमारे पास सब ग्रुप बनाता है। ऐसे ही आपने देखा हुआ है कि नॉर्मलाइजर को कैलकुलेट जब हम करते हैं तो जो आउटकम आती है, या सेंट्रलाइजर को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे पास आउटकम आती है, ये तमाम के तमाम जी के क्या बनाते हैं, सब ग्रुप्स बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के कम्यूटेटर्स कैलकुलेट करें और उनको एक सेट में लिख दें, तो ये भी जो सेट होगा ये भी हमारे पास क्या तश्कील देगा, एक सब ग्रुप तश्कील देगा। और इस सब ग्रुप को हम जो खास नाम देते हैं वो क्या है, डिराइव्ड सब ग्रुप, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, जी प्राइम से। ये प्राइम जोन सा है, ये बेसिकली बता रहा है कि ये इसका फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप है, जी का ये फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप है। इसी तरह से हम इसके एक सीरीज बना सकते हैं डिराइव्ड सब ग्रुप्स की किसी भी ग्रुप के लिए। इसी तरह से जी प्राइम को हम कहते हैं कि ये जी के लिए फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप है, कि जी प्राइम इज द फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ जी। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम S3 की बात कर रहे थे, तो G3 जो जी प्राइम जोन सा होगा S3 के लिए ये A3 होगा, और हम जानते हैं A3 जोन से वो S3 का सब ग्रुप है। इसी तरह से अगर हम जी प्राइम का अब डिराइव्ड सब ग्रुप निकालें, यानी कि सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स ऑफ जी प्राइम कैलकुलेट करें, तो हमारे पास जो जवाब आएगा ये ऑब्वियसली जी प्राइम का भी सब ग्रुप होगा, और इसको हम जी डबल प्राइम से लिखेंगे, और ये जी डबल प्राइम जोन सा होगा ये जी प्राइम की निस्बत से उसका फर्स्ट डिराइव होगा, और ग्रुप जी के तबार से उसका सेकंड डिराइव्ड सब ग्रुप बन जाता है। Likewise, we can establish a series of derived subgroups of a group G, कि हम किसी भी ग्रुप के सीरीज फॉर्म में की सीरीज को बना सकते हैं। जैसे कि G बराबर लिखा मैंने G नॉट, ये कंटेन कर रहा है किसको, G प्राइम को। G प्राइम कंटेन्स G डबल प्राइम, G डबल प्राइम कंटेन्स G ट्रिपल प्राइम, टू सो ऑन। अब इस सीरीज में आप इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो G ट्रिपल प्राइम है ये G डबल प्राइम के लिए फर्स्ट डिराइव्ड बनेगा, G प्राइम के लिए ये सेकंड डिराइव्ड बनेगा, और ग्रुप G के लिए ये थर्ड डिराइव्ड बनेगा। इसी तरह से जो G डबल प्राइम है ये G प्राइम के लिए फर्स्ट डिराइव्ड बनेगा, और G के लिए ये सेकंड डिराइव्ड सब ग्रुप बनेगा, और जो G प्राइम है ये G के लिए फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप बनेगा। एक बात यहां पे और बताता चलूं कि डिराइव्ड सब ग्रुप हमेशा ग्रुप में नॉर्मल होता है, यानी कि अगर हम इस सीरीज पे गौर करें तो जो G प्राइम है, इनका जो फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप है ये G में नॉर्मल होगा, G डबल प्राइम ये G प्राइम में नॉर्मल होगा, और G ट्रिपल प्राइम ये जोन से हमारे पास G डबल प्राइम में नॉर्मल होगा। और इसी तरह से हम इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात आप स्टूडेंट्स के लिए कि डिराइव्ड सब ग्रुप्स के मुतालिक जो प्रॉपर्टीज मौजूद हैं टेक्स्ट बुक्स में, इन तमाम प्रॉपर्टीज को आपने बेहतर तरीके के साथ विजुलाइज करना है, क्योंकि निलपोटेंट ग्रुप और सॉल्युबल ग्रुप्स के टॉपिक्स में हम काफ़ी ज़्यादा अपने थ्योरम्स को, रिजल्ट्स को इसी टूल के थ्रू प्रूफ करते हैं, और इसके मुतालिक हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस भी करेंगे। जी, आगे हम बढ़ते हैं। निलपोटेंट ग्रुप्स को स्टडी करने के लिए जो दूसरी अहम बात का जानना ज़रूरी है, जिसके मुतालिक हम तफसीलन पहले अपने स्टडी कर चुके हुए हैं, सिर्फ थोड़ा सा रिव्यू यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉर्मल सीरीज ऑफ अ ग्रुप से क्या मुराद होती है कि लेट
G be a group, a finite sequence of subgroups of G के ग्रुप बेशक फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो हमें इससे गरज नहीं। सब ग्रुप्स अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो सब ग्रुप्स भी इनफाइनाइट हो सकती हैं, लेकिन हमने जो इनका सीक्वेंस लेना है ये लाजमी तौर पे फाइनाइट होना चाहिए कि जो भी सीक्वेंस ले उनमें आने वाले टर्म्स की जो तादाद है वो फाइनाइट हो, भले वो ग्रुप्स सब ग्रुप्स जो उनसे हैं अपनी ज़ात में इनफाइनाइट ही क्यों ना हो। तो फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सबग्रुप्स ऑफ G सच दैट G बराबर आ गया, अब सीरीज हम बना रहे हैं G नॉट कंटेन कर रहा है G1 को, कंटेन्स G2 सो ऑन कंटेन्स Gk इज इक्वल टू E और इसको हमने नंबर 1 कह दिया। कैसी सीरीज है, कैसा सीक्वेंस है जिसका आगाज हम कर रहे हैं ग्रुप से G से जो कंटेन कर रहा है G1 को। ऑब्वियसली यहाँ पर G1, G2, G3 अप टू Gk ये तमाम के तमाम जोन से हैं G के सब ग्रुप्स हैं। तो यहाँ से पहली बात हमें समझ आई कि नॉर्मल सीरीज को इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहली बुनियादी जरूरत क्या है कि हमें ग्रुप में से उसके सब ग्रुप्स का सीक्वेंस चूज करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई सबसेट लेके तो काम चला लें, हमें लाजमी तौर पर नॉर्मल सीरीज की डिफाइनिंग के लिए जो सा सीक्वेंस रिक्वायर्ड होगा वो G के सब ग्रुप्स के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सीरीज नंबर 1 में हमने सीक्वेंस नंबर 1 में हमने लिखा है कि G बराबर है G नॉट कंटेन करता है G1 को अप टू सो ऑन कंटेन्स Gk बराबर है किसके E। हम जानते हैं कि आइडेंटिटी से छोटा G में कोई और सब ग्रुप हो नहीं सकता, तो लिहाजा हमारी जो सब ग्रुप्स की सीक्वेंस को बनाने का इख्तिताम है ऑब्वियसली वो आइडेंटिटी पे होगा। अब हम इसको बोलेंगे कि इज कॉल्ड अ नॉर्मल सीरीज ऑफ G इफ क्या कंडीशन फुलफिल हो जाए, ईच Gi इज नॉर्मल इन Gi-1 और I वेरिएट कहां से कहां तक कर रहा है 1 से लेकर तो K के दरमियान। क्या मतलब है कि सीरीज में जो हर आने वाली टर्म है वो अपनी पिछली वाली टर्म के अंदर नॉर्मल हो। जैसे G1 नॉर्मल किस में होना चाहिए G नॉट में, G2 नॉर्मल किस में होना चाहिए G1 में, और इसी तरह से कंटिन्यू करें। अगर हम आखिरी दो टर्म्स का ऑब्जर्व करें तो Gk किस में नॉर्मल होना चाहिए Gk-1 में। ये जो सिंबल है ये नॉर्मल का सिंबल है जो हमने G नॉट और G1 के दरमियान इंसर्ट किया, G1 और G2 के दरमियान में जो इंसर्ट किया, और ऐसे ही Gk और Gk-1 के दरमियान जो हमने सिंबल इंसर्ट किया है ये नॉर्मल का सब ग्रुप का सिंबल है। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक लिख के S3 की नॉर्मल सीरीज हमने एक लिखी है कि S3 कंटेन्स A3 और A3 कंटेन्स 1, और हम जानते हैं कि S3 में A3 जो सा है नॉर्मल सब ग्रुप होता है। A3 S3 में क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और 1 तो बाय डिफॉल्ट ट्रिवियली A3 के अंदर क्या होगा नॉर्मल होगा। तो लिहाजा ये हमारे पास कैसे सीरीज बन गई है S3 के लिए बन गई है नॉर्मल सीरीज। यहाँ पर एक दो बातों को हम और रिव्यू कर लें। एक कि किसी भी ग्रुप में नॉर्मल सीरीज की जो तादाद है वो एक से ज्यादा होती है। दूसरी बात कि नॉर्मल सीरीज में हमने जिस बात को बगौर मुशाहिदा करना है या जिस बात पे हमने फोकस करना है वो ये है, अगर आप सीरीज नंबर 1 पे गौर करें G बराबर है G नॉट कंटेन्स G1 कंटेन्स Gk इज इक्वल टू E, तो G2 का G1 में नॉर्मल होना लाजमी है। G2 G में नॉर्मल हो या ना हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तवज्जो का मरकज G2 की नॉर्मलिटी देखनी है किसमें G1 में। इसी तरह से अगर G3 होगा तो G3 की नॉर्मलिटी हमें किसमें देखनी होगी G2 में देखनी होगी, और G3 की नॉर्मलिटी का G1 या G से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर फर्ज करें G3 G1 में भी नॉर्मल हो जाए या G में भी नॉर्मल हो जाए
तो इसका हमारी डिस्कशन से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा यहाँ से हम एक बात समझ सकते हैं कि यहाँ से ऑनवर्ड जितनी भी गुफ्तगू है इसमें नॉर्मल सब ग्रुप्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स आपको बेहतर तरीके से होनी चाहिए ताकि इन तमाम बातों को हम बेहतर तरीके से समझ सकें, क्योंकि ये तमाम की तमाम बातें हमारे निलपोटेंट ग्रुप्स में यूज होने वाली हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल सीरीज। नॉर्मल सीरीज और नॉर्मल सीरीज की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद अब हम इस काबिल हो चुके कि सेंट्रल सीरीज के मुतालिक कुछ हम बात कर सकें। डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि लेट जी बी अ ग्रुप, अ नॉर्मल सीरीज ऑफ अ ग्रुप जी। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल सीरीज को डिफाइन करने के लिए पहले हमारे पास जी में से एक नॉर्मल सीरीज का होना लाजमी है। मीन्स टू से कि ये फिर कंडीशन हमारे सामने आ गई कि सेंट्रल सीरीज की एग्जिस्टेंस कब मुयस्सर आएगी, जब हमारे पास ग्रुप में एक नॉर्मल सीरीज मौजूद हो, जो कि हमने यहाँ पर किस तरह से लिखी है, G बराबर है G नॉट कंटेन्स G1 कंटेन्स G2 अप टू सो ऑन कंटेन्स Gk बराबर है किसके, E के, और इसको हमने नंबर 1 कह दिया। मीन्स तो से कि अब यहाँ पर अगर हमने सीरीज नंबर 1 को नॉर्मल सीरीज करार दिया है तो इसमें नॉर्मल सीरीज के तमाम फीचर्स मौजूद हैं। मसलन एक बात तो ये कि G1 से लेकर Gk तक ये तमाम के तमाम Gk क्या हैं, सब ग्रुप्स हैं। दूसरी बात क्या है कि हर एक आने वाली टर्म अपने पिछली वाली टर्म के अंदर क्या है, नॉर्मल है। जैसे G2 नॉर्मल होगा G1 में, G3 नॉर्मल होगा G2 में, और चलते हुए जाएंगे तो लास्ट में जो Gk होगा ये नॉर्मल किस में हो जाएगा, Gk-1 में। फिर इस कॉल्ड अ सेंट्रल सीरीज, G के लिए क्या बनाएगी, सेंट्रल सीरीज बनाएगी अगर इसके अंदर दो बातें आ जाए। फर्स्ट, ईच Gi इज नॉर्मल इन G। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहला डिफरेंस क्या आ रहा है कि सेंट्रल सीरीज बनाने के लिए हमने ऐसी नॉर्मल सीरीज मुंतखब करनी है जिसमें आने वाली हर टर्म अपने पिछले में तो नॉर्मल होगी, लेकिन वो ग्रुप जी के अंदर भी लाजमी तौर पे नॉर्मल हो। ये बात लिखी जा रही है, ईच Gi इज नॉर्मल इन G। दैट इज अगर सिंबॉलिकली लिखा गया है कि Gi नॉर्मल है किसके अंदर, G में, फॉर ऑल I। अगर I1 यानी कि G1 भी नॉर्मल हो G में, G2 भी नॉर्मल हो G में, G3 भी नॉर्मल हो G में, अप टू सो ऑन Gk भी नॉर्मल हो किसमें, G में। यहाँ पर ये बात आप समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी आपने। नॉर्मल सीरीज बनाते हुए हमने इस बात का ध्यान नहीं रखना होता कि सीरीज में शामिल हर टर्म जोन सी है वो ग्रुप में नॉर्मल है या नहीं। वहां हमने बस इस बात को देखना होता है कि जो टर्म है वो अपने पिछले टर्म के अंदर नॉर्मल हो। जैसे G2 का G1 में नॉर्मल होना जरूरी है, उसका G के लिए नॉर्मल होना जरूरी नहीं है। जबकि सेंट्रल सीरीज बनाने के लिए हमने ऐसी नॉर्मल सीरीज ग्रुप में से मुंतखब करनी है जिसमें हर एक टर्म जोन सी है G अपनी पिछली टर्म में तो नॉर्मल होगी क्योंकि वो नॉर्मल सीरीज है, लेकिन इसके साथ साथ इसका इस टर्म का ग्रुप G के अंदर भी नॉर्मल होना लाजमी है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड कंडीशन क्या है किसी भी सेंट्रल सीरीज के लिए, ईच Gi-1 क्वेश्चन Gi। क्या मतलब हुआ, हम जानते हैं पुराने अपने नॉलेज के मुताबिक नॉर्मल सीरीज में हम नॉर्मल फैक्टर्स की बात करते हैं। नॉर्मल फैक्टर से हम क्या मुराद लेते हैं कि जो क्वेश्चन ग्रुप बनता है हमारे पास वो हमारे पास क्या कहलाता है, नॉर्मल फैक्टर कहलाता है। तो Gi-1 क्वेश्चन Gi, सेकंड प्रॉपर्टी पे गौर करें, ईच Gi-1 क्वेश्चन Gi।
इज अ सब ग्रुप। इसको मैंने अंडरलाइन किया है कि ये हर नॉर्मल फैक्टर क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए। किसका सब ग्रुप होना चाहिए, सेंटर का। किसके सेंटर का, जी कोशेंट जी आई। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। पहली बात ये कि हम कोशेंट ग्रुप जी कोशेंट जी आई क्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कौन सी बात हमें इजाजत दे रही है, कंडीशन 1 इजाजत दे रही है। कंडीशन 1 में हमने क्या कहा है कि ईच जी आई इज नॉर्मल इन जी, कि हर जी आई जो सा है वो जी में क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और हम जानते हैं कोशेंट ग्रुप के लिए सब ग्रुप का ग्रुप के अंदर नॉर्मल होना लाजमी है। तो लिहाजा सेकंड कंडीशन में जो हमने लास्ट में लिखा है जी कोशेंट जी आई, ये बात होल्ड करेगी तमाम आई के लिए। अगर आई हम 1 पुट करेंगे तो जी कोशेंट जी1 जरूर मिलेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेट कंडीशन नंबर 1 जी1 जी में नॉर्मल है। जी कोशेंट जी2 ये हमें जरूर मिलेगा, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1 जी2 भी जी में क्या है, नॉर्मल है। इसी तरह से अगर हम आई के पुट करते हैं तो बनेगा वहां पर जी कोशेंट जी के, ये भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि जी के जो सा है ये जी में क्या है, नॉर्मल है। तो यहां से हम ये बात भी कह सकते हैं कि कंडीशन नंबर 1 जब तक होल्ड नहीं करेगी हम कंडीशन नंबर 2 की बात नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कंडीशन नंबर 1 में हम इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि हर एक फैक्टर, हर एक टर्म जो जी आई से लिखी जा रही है ये जी में क्या होगी, नॉर्मल होगी। जो ही जी आई जी में नॉर्मल हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा कि हम कोशेंट ग्रुप्स की बात कर सकते हैं जी कोशेंट जी आई के। सिंबॉलिकली हम क्या लिख रहे हैं इसको, डेट इज जी आई -1 कोशेंट जी आई, ये सब ग्रुप होना चाहिए किसका, सेंटर का। किसका सेंटर लेना आपने, जी कोशेंट जी आई का। किसका सेंटर लेना आपने, जी कोशेंट जी आई का। और आई यहां पर हम जानते हैं वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, 1 से लेकर तो के तक। अब फर्ज करें अगर इफ i इक्वल्स टू 2, अगर हम i को 2 ले लें तो कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 हमारे पास क्या बन जाएगी। कंडीशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कंडीशन नंबर 1 के ईच जी आई इज नॉर्मल इन जी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जी2 इज नॉर्मल इन जी। तो जो ही जी2 जी में नॉर्मल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट जी कोशेंट जी2 जो है हमारा क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। इसी तरह से अगर हम i बराबर 3 लेंगे तो जी3 नॉर्मल किस में हो जाएगा, जी में, और इसका मतलब क्या होगा कि जी कोशेंट जी3 जो है वो क्या कर जाएगा, हमारे पास एग्जिस्ट कर देगा। और ऐसे ही i की तमाम की वैल्यूज के लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगी। अब सेकंड कंडीशन की तरफ आए तो जब हम i2 पुट करेंगे तो नॉर्मल फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, g1 कोशेंट g2। और हम जानते हैं क्योंकि सीरीज नंबर 1 नॉर्मल सीरीज है, नॉर्मल सीरीज होने के नाते g2 जो होगा ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सीरीज वो g1 में क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो लिहाजा g1 कोशेंट g2 जो वो एग्जिस्ट कर देगा। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि g1 कोशेंट g2 ये सब ग्रुप होना चाहिए। किसका सब ग्रुप होना चाहिए, सेंटर का। और किसके सेंटर का, जी कोशेंट g2 के, जी कोशेंट g2 के। अब यहां पर हम बात थोड़ी समझ लें कि इस बात को हम प्रॉपर्टी नंबर 1 को तो या कंडीशन नंबर 1 को तो सॉल्व करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, कंडीशन नंबर 2 की तरफ गौर करें। अब कंडीशन नंबर 2 में पहले हम समझ लें कि सेंटर ऑफ जी कोशेंट जी2 को हम कैसे विजुअलाइज करेंगे, या हम इसको कैसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर चूंकि जी कोशेंट जी2 या ऐसे ही जी कोशेंट जी3 या इन जनरल जी कोशेंट जी आई, ये सब के सब कोशेंट ग्रुप्स हैं। जारी बात है अगर ये कोशेंट ग्रुप्स हैं तो इनके सब ग्रुप्स भी क्या होंगे, कोशेंट ग्रुप होंगे। और हम जानते हैं सेंटर इज ऑलवेज अ सब ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी कोशेंट जी आई का जो सेंटर होगा ये भी हमारे पास एक क्या होगा, सब ग्रुप होगा। और स्ट्रक्चर वाइज अपनी साख्त में ये एक कोशेंट ग्रुप ही होगा। तो सादा जुबान में क्या बात बन गई कि जी1 कोशेंट जी2 ये जो भी कोशेंट ग्रुप बनेगा ये ऑब्वियसली हमारे पास क्या आना चाहिए, ये सब ग्रुप बनना चाहिए किसका,
सेंटर का, और किसके सेंटर का बनना चाहिए, जी कोशेंट जी आई के। तो फिर कुल मिलाकर इस गुफ्तगू का खुलासा क्या बना, सेंट्रल सीरीज से मुराद ग्रुप में एक ऐसी नॉर्मल सीरीज होगी जिसमें दो बातें आनी लाजमी हैं। पहली कि हर एक टर्म जिसको हम जी आई से लिखते हैं ये नॉर्मल हो जाए जी में, और दूसरी बात क्या है कि सीरीज नंबर 1 का हर जो नॉर्मल फैक्टर है यानी कि जी आई माइनस 1 कोशेंट जी आई, ये सब ग्रुप होना चाहिए किसका, सेंटर ऑफ जी कोशेंट जी आई का। और सेंटर से मुराद आप जानते हैं कि सेंटर में कौन से एलिमेंट्स हम शामिल करते हैं ग्रुप के, उन एलिमेंट्स को शामिल करते हैं जिनमें यह खसूसियत मौजूद हो कि अब ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या करे, कम्यूट करे। तो आज की गुफ्तगू में हमने थोड़ा सा पीछे से रिव्यू किया, सेंट्रल सीरीज को स्टडी कर रहे हैं। सेंट्रल सीरीज को स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने आगे निलपोटेंट सीरीज को, निलपोटेंट ग्रुप्स को स्टडी करना है। तो निलपोटेंट ग्रुप्स को स्टडी करने के लिए सेंट्रल सीरीज, और सेंट्रल सीरीज को स्टडी करने के लिए नॉर्मल सीरीज के मुतालिक आगाही लाजमी है। और नॉर्मल सीरीज को या इन तमाम टॉपिक को अप्रोच करने का दूसरा जो टूल है वो कम्यूटेटर सब ग्रुप्स या डिराइव्ड सब ग्रुप्स हैं, इनका जान लेना भी बहुत जरूरी है। तो आप स्टूडेंट्स ने एक तो काम ये करना है कि आज की गुफ्तगू में जो हमने सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन की है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। इसके मुतालिक जो मज़ीद डिस्कशन है इसके एग्जांपल्स के मुतालिक और और जो दीगर इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी भी नॉर्मल सीरीज को हम सेंट्रल सीरीज कैसे बनाएंगे ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में जानने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों ने यहाँ तक ये काम करना है कि नॉर्मल सीरीज के मुतालिक गुफ्तगू को एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू कर लेना है ताकि यहाँ से ऑनवर्ड सेंट्रल सीरीज और सेंट्रल सीरीज से ऑनवर्ड बातों में इन बातों को अप्लाई करने में हमें दुश्वारी पेश ना आए।